सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 के इख्तितामी सफ़र की तरफ आ चुके हैं और कोशिश है ज़रूर इंशाअल्लाह कि हम लोग इस वीक में चैप्टर 2 को वाइंड अप करें हर कीमत पे, ताकि चैप्टर नंबर 5 की तरफ पेशकदमी करें। चैप्टर 5 बड़ा नहीं है, चैप्टर 5 छोटा है और चैप्टर 5 को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके हम अपनी केमिस्ट्री की जो बेसिक दो चैप्टर, वैसे हर चैप्टर की अपनी अहमियत है, लेकिन ये दो चैप्टर अगर एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो समझे केमिस्ट्री आपकी फिनिश हो गई। फिर इसके बाद केमिस्ट्री को दीवार से लगाना यानी ख़त्म करना एक लिहाज से बहुत आसान हो गया। केमिस्ट्री का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न ये कि इसमें सिर्फ 8 चैप्टर है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिस पर थोड़ी सी हमें जोर आजमाई करनी है। एक है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। तो इंशाल्लाह इन दोनों चैप्टर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना 2 का एंड और 5 का एंड करना है, फिर हम चैप्टर नंबर 3 और 4 की तरफ आ सकेंगे। तब तक मैं तमाम बच्चों से दरख्वास्त कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से कि प्लीज़ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 इनको अपने 10 ईयर्स के हिसाब से, या आपने अगर यहाँ से मॉडल पेपर लिए हैं उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनके हिसाब से प्लीज़ फाइनलाइज करें और जो मसलो मसाइल हैं वो डिस्कस करें। आइए स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में मज़ीद डिस्कशन। तो बच्चों, सॉलिड के बारे में जो मज़ीद डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड जो है वो दो अंदाज से कैटेगराइज होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स दोनों की डेफिनेशन एक ही जैसी है। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, यानी एटम जो होते हैं वो एक ख़ास तरतीब से जुड़े हुए होते हैं। एटम जो होते हैं उनके दरमियान एक तरतीब बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं इनका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सामने आता है, जिसका एक मखसूस नाम भी होता है। ये कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इसके अंदर एटम्स आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर। इसमें एटम्स एक तरतीब के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से इनका कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सामने नहीं आता, ना ही उसका कोई नाम होता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का। इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स। इन दोनों के दरमियान मज़ीद क्या क्या फ़र्क हो सकता है, ये एक अच्छा सवाल है और आपकी किताब में इसको बहुत अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया है, तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट करार दूंगा। और आइए देखते हैं इनके दरमियान मज़ीद और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी कंपाउंड को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं और दो कॉलम्स में से एक जो कॉलम है हमारे पास वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड। तो मैं सॉलिड्स के अंदर गिने चुने टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट करार दे रहा हूँ। उनके अंदर से ये हमारा पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिफरेंस के साथ तो आप बुक में देखेंगे आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ मिलेगा, यानी ऐसा लगेगा बहुत तमीज़ से लिखा है, इन्होंने बदतमीज़ी नहीं करी। तो हम इस टॉपिक को इसलिए थोड़ी अहमियत दे रहे हैं। आप भी देख लें इसको एक नज़र। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो पहला डिफरेंस है उसका नाम है ज्योमेट्री। तो बच्चों याद रखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम्स एक ख़ास किस्म की तरतीब में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से उस तरतीब का एक पर्टिकुलर नाम बनता है और साथ ही साथ में क्या बनता है बेटा, उसका एक एंगल बनता है। ठीक है, साथ ही साथ में जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे दीवार की लंबाई होती है, दीवार बनती है, दीवार की लंबाई, दीवार कितनी लंबाई है
इतनी चौड़ाई ऐसे करके। तो एटम एटम जब आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उन बॉन्ड की भी आपस में क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनमें जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो इसमें बॉन्ड लेंथ भी आती है, याद रखिएगा, और एक बॉन्ड एंगल भी आता है। सही, ये हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एटम्स अरेंज in a particular geometrical structure, in a particular geometrical structure. So they have bond angle and bond length. बॉन्ड एंगल भी होता है और बॉन्ड लेंथ भी होती है। अब मैं आपको इसमें मिसालें दे सकता हूँ, एक दे रहा हूँ जो बहुत आसान है, और वो मिसाल किसकी, डायमंड। वैसे तो डायमंड का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन सादा सा समझाने के लिए देखें, ये होता है डायमंड। आप जानते हैं ना क्या होता है, कार्बन की सॉलिड फॉर्म है, कार्बन ही को कहते हैं एक्चुअली तौर पर। देखें डायमंड के अंदर सारे के सारे कार्बन के एटम इस तरह से जुड़े होते हैं, ये देखें ऐसे कर, ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। इस स्ट्रक्चर के बारे में आप सेकेंडरी केमिस्ट्री में आके डिस्कस करेंगे। ये जो आपको कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, इन सब के दरमियान जो ये बॉन्ड नजर आ रहा है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये एक्सरेस के जरिए नापी जाती है। इसके लिए अलग से सब्जेक्ट रखा गया है जिसमें ये सब कुछ डिस्कस होता है। ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। ये अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ये एंगस्ट्रॉन क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। 1.54 ऐसे करके ए बनाते हैं और उसके ऊपर डिग्री का निशान बनाते हैं। ये फासले के लिए इस्तेमाल की जाती है यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। तो एटम्स पे एक फासला क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, तो आप मीटर नहीं ले सकते, सेंटीमीटर नहीं ले सकते, मिलीमीटर नहीं ले सकते, माइक्रोमीटर वगैरह। ये एंगस्ट्रॉन बनाया गया स्पेशली एटम्स के दरमियान डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन कहीं से भी नाप लें, यहाँ से नापें, ये डॉटेड लाइन नापें, ये नापें, ये नापें, कहीं से भी नापें, हर जगह ये मिलेगा। और अगर आप एंगल नापेंगे ऐसे करके, ये देखिए ये एंगल आ रहा है, ठीक है, यहाँ इधर एंगल बनता है और वो एंगल बनता है 109.5 डिग्री। अब बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ अलग से भी लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5। ऐसा सिर्फ क्रिस्टलाइन, ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड ले लें, हर क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आपको ये एंगल्स लाजमी मिलेंगे, बॉन्ड लेंथ लाजमी मिलेंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के अंदर ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिस होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटम बेतरतीब होते हैं, और उस बेतरतीबी की वजह से आपको ना एक मखसूस बॉन्ड लेंथ मिलती है, ना ही कोई मखसूस बॉन्ड एंगल मिल पाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें, हेडिंग वही है तो इसलिए हम हेडिंग यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, बस खाली डिफरेंस बताएंगे। एटम्स अरेंज इन इर्रेगुलर, वही ऊपर वाली डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करा, इन इर्रेगुलर पैटर्न, so they do not have bond length and bond angle। ना कोई बॉन्ड लेंथ होती है, ना कोई बॉन्ड एंगल होता है। वजह यही है, और वजह क्या है, क्योंकि इसमें कोई तरतीब नहीं होती। तो मैं आपको इसमें मिसाल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी, ऐसे ही मैं आपको यहाँ मिसाल दे देता हूँ कोल की, कोयला, पथरी कोयला। एक तो वो कोयला होता है जो लकड़ी वाला कोयला होता है, एक पत्थर का कोयला होता है जो पहाड़ों से निकलता है। ये भी क्या होता है, ये भी कार्बन की फॉर्म है। अब देखें इसमें क्या होता है कहानी, ये देखें कार्बन कार्बन से जुड़े हैं, कहीं पे ये बहुत इस तरह करके हो जाएंगे, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे। अब आप खुद देखें, ये लाइनें मैंने जानबूझ के बड़ी, कहीं पे छोटी, खुद अपनी तरफ से नहीं बनाई। इनकी तरतीब वाकई में इस तरह है, बेतरतीब। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो ये बेतरतीबी है। दूसरा, ये कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आप कोई ज्योमेट्री का शेप का नाम नहीं दे सकते। ज्योमेट्री की बहुत सारी शेप होती है, क्यूबिकल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इतने सारे नाम बता रहा हूँ ना, ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं।
इनमें से किसी पे पूरा नहीं उतरते और कहीं भी कोई बॉन्ड एंगल ना मिलेगा इसमें आपको, और ना ही कोई बॉन्ड लेंथ स्पेसिफिक मिलेगी, कहीं लेंथ बड़ी हो रही है कहीं लेंथ छोटी हो रही है। इसको कैसे डिफाइन करें? तो इसलिए ये होता है हमेशा एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ तक ओके करते हैं, बहुत डिटेल से समझा दिए। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सो तरतीब मिले क्रिस्टलाइन में और तरतीब नहीं मिलेगी किसमें? एमॉर्फस के अंदर। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सब बच्चे ओके कर दें जितनी है जल्दी से, शाबाश। दूसरा पॉइंट का नाम है सिमेट्री। बाकी बच्चे भी जल्दी से ओके कर दें जो देख रहे हैं। मोहम्मद इलियास लेक्चर ले रहे हैं लेकिन ओके नहीं कर रहे। अब यहाँ पर हमने सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि आप उसको अगर बीच में से काटें तो उसका आधा हिस्सा बाकी आधे हिस्से का मिरर इमेज हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ये ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल को बीच में से काटता हूँ मैं, तो आधा हिस्सा आधा हिस्से का मिरर इमेज हो गया, तब कहेंगे सिमेट्रिकल है। इस तरह कोई गोल ऑब्जेक्ट होता है, उसको बीच से काटें, आधा आधे के बराबर है, स्क्वायर रेक्टेंगल ले लें। इस तरह और भी, ये तो मैं आपको जनरल मिसालें दे रहा हूँ, बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसको भी आप बीच से काटेंगे तो आधा आधे के बराबर होगा, इसे सिमेट्री कहते हैं। आपकी किताब में सिमेट्री को, ये सबसे आसान अंदाज है, हमेशा वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जिसको बच्चा आसानी से समझे, डाइजेस्ट भी करे और उसे पढ़ने में मजा आए। मुश्किल अल्फाजों के जरिए या मुश्किल किस्म की वजाहतें देकर बच्चे को उस सब्जेक्ट से दूर नहीं करना चाहिए। आपकी किताब वाले अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं बच्चे जो है उस सब्जेक्ट से दूर नहीं बल्कि कोसों दूर चले जाएगा ऐसी बात। तो आप किताब में सिमेट्री को देखेंगे, उन्होंने सिमेट्री जैसे डिफाइन किया है वो भी सही है। तो उन्होंने बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से पकड़कर रोटेट करें, यानी पकड़ के ऐसे करके घुमाएं, टर्न करें, तो वो घूमता हुआ दोबारा से उसी जैसी शक्ल के अंदर दोबारा आ जाए, वैसी शक्ल हो, कोई चेंज ना हो। जैसे गोल है, इसको घुमाएं ये गोल ही रहेगा, इसको घुमाएं तो ये उसी जैसी शक्ल में गिरता पड़ता वही ट्रायंगल ही रहेगा, इसको घुमाएं उसी तरह गिरता पड़ता रेक्टेंगल ही रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह के। जो आसिमेट्रिकल होते हैं, आसिमेट्रिकल शुरू में आ लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो वो बन जाता है आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हाफ कट करेंगे तो उनका आधा हिस्सा बकिया आधे हिस्से के बराबर नहीं होगा, नहीं दिखेगा, और उसे पकड़ कर घुमाएंगे तो वो किसी और तरह की शेप के अंदर दिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में पिछली वाली जैसी शेप के अंदर नहीं दिखेंगे। यानी शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड सिमेट्रिकल होते हैं, और बेटा एमॉर्फस जो होते हैं वो उनके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। मुख्तसर लिखना है बस, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स या सॉलिड्स, सॉरी सॉलिड्स, कंपाउंड का वर्ड यूज नहीं करना हमें, सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, that is their half is the mirror image of the other half। सही है, इसमें सिंपल सा बस मना करना है, they do not having symmetry।
ये डू और नॉट को अलग करना है, मैंने साथ कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हाथ जरा फिसल सा रहा है, ये हो गया सही। दे डू नॉट हैविंग सिमेट्री, ठीक है। कैमरा असल में पूरा नहीं कर पा रहा है इसको, थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये आपको ज़्यादा दिखाएगा। हाँ सही है। दे डू नॉट हैविंग सिमेट्री। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। यहाँ तक ओके कर दें, आसान था ये भी, इतना मुश्किल नहीं था। सब बच्चे ओके करें यहाँ पे, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा पॉइंट है क्लेवेज एक्सिस एंड क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज एक्सिस एंड क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज एक्सिस और क्लेवेज प्लेन का मतलब होता है सीधा कट जाना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो एटम होते हैं वो हमेशा तरतीब से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये तरतीब से जुड़े हुए, यानी अगली जो इसके बाद जो लेयर होगी ऊपर वाली लेयर के साथ बिल्कुल मैचिंग के साथ जुड़ी होगी, ऐसे करके बिल्कुल तरतीब से जुड़े होंगे ऐसे करके। सही। अब इनके अगर कटिंग करना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ से काटना चाहूंगा तो ये स्ट्रेट कट गए, स्ट्रेट कट गए, ठीक है। इन्हें काटना चाहूँ ऐसे करके, ये स्ट्रेट कट रहे। ये कटना का रीजन ये है कि ये तरतीब से जुड़े हैं और जिस जगह से, जिस लाइन से ये कट रहे हैं उस लाइन को हम कहते हैं क्लेवेज एक्सिस और क्लेवेज प्लेन, ठीक है। आप कभी अगर अनस्टिच कपड़ा लेने जाए हैं किसी दुकान से, कि आप एक दुकान पे गए और आपने कपड़ा पसंद किया कि ये कपड़ा आपको पसंद आया, तो वो आपने देखा होगा दुकानदार वो जाहिर से पूरा थान उठा के थोड़ी देर पूरा थान ले लिया, वो आपको नाप के देता है आपके सूट के हिसाब से, 1.5 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट कर उसने कपड़ा नापा, नाप के उसे पता है उसने कैंची से कट लगाया, पकड़ गए बगैर किसी चीज के, हल्का सा ऐसे करा और कपड़ा फट गया, और बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट फटता है वो कपड़ा। तो वो जिस जगह पे कट लगाता है उसे पता होता है कि यहाँ पर सारे धागे हैं, और वो धागे हमेशा इस तरह से होते हैं, ऐसे करके धागे होते हैं, और वो यहाँ पे कट मारता है ऐसे करके। सही है, कभी भी इधर कट नहीं मारेगा, कट ऐसे करे, उसे पता है इन धागों को किस तरह से बुना गया है और कपड़ा कैसे सिला हुआ है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके एक कैंची से कट मारता है यहाँ से और पकड़ता है ऐसे करके, तो सारे धागे सीधे फटते हैं। क्योंकि इस तरह सीध में फटने का मतलब क्या है, ये उनकी क्या कहलाती है, क्लेवेज एक्सिस। तो ये जो कपड़े वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट में इसका कटिंग करके फटते हैं सीधे, तो ये क्लेवेज एक्सिस होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से धागे फौरन टूट जाते हैं और सीध में आगे वो कपड़ा कट जाता है। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें क्लेवेज एक्सिस और क्लेवेज प्लेन मौजूद होता है, लेकिन एमोर्फस बेचारे मासूम, इनके अंदर अगेन ये चीज मौजूद नहीं होती। हम क्या बोलेंगे, दे हैविंग क्लेवेज एक्सिस, इसी है क्लेवेज एक्सिस, सो they can easily cut in a straight manner, in a straight manner, सीधे अंदाज से काटे जा सकते हैं। और अगर हम एमोर्फस की बात करें तो एमोर्फस के अंदर आपने इस बात की नफी करनी है। क्लेवेज एक्सिस इज एब्सेंट या एब्सेंस, एब्सेंट, आज स्पेलिंग की काफ़ी मिस्टेक हो रही है, एब्सेंट इज एब्सेंट इन amorphous solids। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, सब बच्चों को क्लियर है, अच्छी तरीके से ओके कर दीजिए, ठीक है। 3 डिफरेंस हो चुके हैं, आप देख लें कि मैं भी इसको बहुत तमीज़ से समझा रहा हूँ, उसका रीज़न खाली यही है कि ये किताब में बहुत अच्छे अंदाज से लिखे गए हैं, तो मैं इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट काउंट कर रहा हूँ, ये एक अच्छा टॉपिक। तो हमने
अब बात करनी है इसके आखिर के दो और, कितने टोटल 5 हैं। हमने मजीद इसकी जो बात करनी है वो 5 पे करनी है। किताब में 5 दिए गए तो हमने 5 के हिसाब से डिस्कशन करना है इसका। तो मजीद बात कर लेते हैं 4th एंड 5। तो जो हमारे पास इसका 4th है उसका नाम है हमारे पास एन आइसोट्रोपी। ठीक है, एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी की डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी। एन आइसोट्रोपी का मतलब मैं बता देता हूँ, having different properties in different direction, different properties in different direction। अलग अलग सिमत में अलग अलग तरह की खुसूसियात को दिखाना एन आइसोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपी दिखाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो एन आइसोट्रॉपी, ये एन आइसोट्रॉपी दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्रिस्टलाइन कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना वो कार्बन की एक फॉर्म है और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड है जो सेल के अंदर भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ और भी बड़े बड़े सेल्स में लगता है। इसमें करंट का गुजर बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अंदाज से इस्तेमाल होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर देखें ज़रा क्या कहानी है इसके अंदर। ये ग्रेफाइट के एटम्स हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, डॉट दे रहा है क्रिस्टल, ये ग्रेफाइट के एटम्स है, कार्बन के एटम्स है। समझिएगा जरा इस बात को, इंशाल्लाह समझ में आएगा। लाइक दिस, ये मैंने आपको ग्रेफाइट का एक स्ट्रक्चर दिखाया है और भी आगे भी ऐसे ही बनता रहता है। अब फर्ज कर लें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक चार्ज है, ये रहा करंट का चार्ज। करंट का मतलब द पैसेज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, याद रखिए करंट का मतलब होता है चार्जेस का गुजरना। अब ये जो चार्ज आपको नज़र आ रहा है करंट की शक्ल में, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त बेटा करंट की फॉर्म में बन के यहाँ से गुजर सकता है अगर वो इनके साथ पैरेलल चलेगा, यानी यूं चलेगा। ये देखें ऐसे यूं चला फिर यूं चला, ये पैरेलल चलना कहलाएगा। यूं चला यूं चला यानी टकराना नहीं, यूं चला ये कहलाएगा पैरेलल चलना। यानी ये जो दो लाइनें हैं इनके साथ पैरेलल है, फिर ये दो लाइनें इनके साथ पैरेलल है, फिर इनके साथ पैरेलल है, इन दो लाइन और इनके साथ पैरेलल है। अब अगर यही वाला चार्ज किसी भी जगह पे फर्ज कर लें, यहाँ पर है ये रहा चार्ज, ये परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करेगा यानी यूं या यूं, तो नतीजे के अंदर फ्लो नहीं होगा। यानी अगर इसने ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करी तो करंट उन रास्तों में ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जा सकेगा। ये स्ट्रक्चर की वजह से, यानी एक रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते में चलना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा, ये एनाइसोट्रॉपी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि करंट सिर्फ पैरेलल में जाएगा और परपेंडिकुलर में नहीं जाएगा। तो करंट गुजारने की प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग है, पैरेलल में है और परपेंडिकुलर में नहीं है। ये है प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपी। ये बात समझ में आई है वाली। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी जो होता है इसका मतलब होता है कि having same properties in all directions, having same properties in all direction, हर सिमत में एक ही जैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोयला ले लें, कोयला, फिर कार्बन की मिसालें ज़्यादा दे रहा हूँ कि उससे समझना आसान है। कोयले के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर चार्ज को ले लें, पैरेलल चला लें, परपेंडिकुलर चला लें, करंट नहीं गुजरेगा। यानी वो हर डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्या, कि करंट नहीं गुजरेगा, पैरेलल भी नहीं गुजरेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल गुजर जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं गुजरेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। So amorphous solids are
शो आइसोट्रॉपी। ये आइसोट्रॉपी वाला फिनोमेना दिखाते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में करंट नहीं गुजरते। यहाँ तक ओके हो गया। तो पांचवें और आखिरी पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, जिसपे इंशाल्लाह हमारा ये डिफरेंस का मामला खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये टॉपिक इंशाल्लाह जब चैप्टर एंड हो रहा हो उसके आखिर में भी लिखा है इन्होंने किताब वालों ने, वहाँ पे भी थोड़ी सी इसके बारे में आपको काम की बातें बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा ये मेल्ट हो जाएगा। वो अलग बात है अगर आप इम्प्योरिटीज डाल देंगे, मिलावट डाल देंगे, तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इम्प्योरिटीज ऐड करने से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्योंकि उसमें एटम्स की तरतीब बिल्कुल सही होती है, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की बात कर लेता हूँ, नमक का, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर 801 पर आपने नमक को नहीं पिघलवाना, आप चाहते सिर्फ, तो फिर आप मिलावट ऐड कर दें, इम्प्योरिटीज डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये फिर लोअर हो जाता है, वरना अदरवाइज फिक्स है इसका। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बल्कि उनके मेल्टिंग पॉइंट की क्या होती है, एक रेंज होती है। दे शो a range of temperatures of melting point। इस जुमले का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक मखसूस टेम्परेचर पे कभी मेल्ट नहीं होते। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको, वैक्स की। वैक्स की मिसाल सबसे अच्छी मिसाल है। वैक्स जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं। वैक्स यानी मोम। कभी मोम जो है वो 50 पे पिघल जाएगा, कभी मोम जो है वो 60 पे पिघल जाएगा, 55 में पिघल जाएगा, 70 में पिघल जाएगा, क्योंकि ये जो वैक्स होता है इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा। और ये इम्प्योरिटीज ही की वजह से नहीं, अगर आप प्योर मोम भी लेंगे तो ये अपनी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से भी अपना कभी भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट दे ही नहीं सकता। तो एमॉर्फस सॉलिड में क्योंकि तरतीब नहीं होती एटम की इतने अच्छे अंदाज से, इसलिए कभी भी एक मखसूस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते ही नहीं है। तो ये 5 पॉइंट थे जो बहुत डिटेल से आपको समझा दिए गए। सब पॉइंट आपको समझ में आ गए तो ओके कर दीजिए जल्दी से, ताकि बात को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। वेरी गुड। तो बच्चों सॉलिड के अंदर मैंने 3 ही टॉपिक आपको बोलने हैं कि आप इन 3 टॉपिक को ज़रूर तैयार करो। एक जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा क्रिस्टलाइन कंपाउंड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस। ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट सारे मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए समझ बूझ के लिए, यानी घर पे जाके आप मेरी तमाम पॉइंट्स को पढ़ो तो रिवाइज अच्छा हो जाएगा। बाकी नोट से तैयारी करो अच्छी वर्डिंग के हिसाब से। बाकी जो मैंने काम गैस वगैरह कराया वो तो सब फेयर ही करवाया। ये ज़रा रफ स्टाइल से लिख रहा हूँ, कोई इतना प्रॉपर वर्डिंग नहीं डाल रहा इसके अंदर। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो आपके सामने आ रहा है, ये पेपर में भी आया और इसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंस के स्टाइल में आया है लेकिन आपके कोर्स में भी इसका कोई खास डिफरेंस दिया नहीं गया। आइसोमॉर्फिज्म आप नोट्स में इसके डिफरेंस देख लीजिएगा, केमिस्ट्री के नोट्स में इसके डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल आइसोमॉर्फिज्म पे पॉइंट्स ज़्यादा है, पॉलीमॉर्फिज्म पे पॉइंट्स नहीं गिरते हैं। तो मैं डिफरेंस के स्टाइल से नहीं बल्कि डेफिनेशन के स्टाइल से करा रहा हूँ। बेटा 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। आइसो मतलब है सेम और मॉर्फ, मॉर्फ कहते हैं शेप। क्या मतलब हुआ अगर 2 लफ्ज़ों को पढ़े तो? सेम शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म से मुराद ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। ठीक है, बज़ाहिर वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, यानी उनका फार्मूला एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, फार्मूला अलग अलग होगा, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन जब उनकी शेप की बात करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, दोनों का बिल्कुल शेप एक जैसे, जैसे जुड़वा होते बिल्कुल वैसी मिसाल। इसको मैं एक सबसे आसान मिसाल से समझा रहा हूँ, आप कहेंगे सर समझ में आ गया। अगर मैं आपको एक चीनी का दाना और साथ ही साथ में मैं आपको एक नमक का दाना, चीनी के दाने को छोड़े बल्कि चीनी का दाना ले लें, हाँ सही है, और साथ में मैं आपको यूरिया का दाना, यूरिया खाद कहते हैं, ये दोनों के दोनों हमेशा याद रखें क्यूबिकल शेप में होते हैं। दोनों आपके हाथ पे रखूं और आपसे बोलूं बगैर टेस्ट करें पहचाने इनमें से यूरिया कौन है और चीनी कौन है, आप नहीं पहचान पाएंगे। आप कहेंगे दोनों की शक्ल कैसी है? सेम।
तो ये दोनों के दोनों कहलाएंगे आइसोमॉर्फ, और इनका इस तरह की शक्ल में पाया जाना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, चख के कर लीजिएगा, चखेंगे तो लगेगा भाई ये चीनी ही है। तो इसको वैसे मैंने तो डायरेक्ट ही बोला है ना, आपको समझ में आई तारीफ कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? दोस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स having same crystalline structure, having same crystalline structure are known as isomorphs, and the phenomenon itself known as isomorphism, and phenomenon itself is known as isomorphism. अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो जान लें, बहुत आसान सी है। दे हैव, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क होता है बहुत। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क होता है। फिजिकल का मतलब जैसे टेस्ट की बात हो गया, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी वगैरह वगैरह, उन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, यानी कभी भी इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल एक जैसी नहीं होती। आखिर में मैंने प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करके लिखा हुआ है, याद कर देता हूँ पूरा। दूसरा पॉइंट, दे हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला रेशियो। जो भी कंपाउंड सॉलिड्स आइसोमॉर्फ होंगे उनका एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशियो सेम होगा। ठीक है, मिसाल देता हूँ, देखें ज़रा। हमारे पास सबसे पहली मिसाल जो है वो है सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों के दोनों एक ही जैसी शेप में एग्जिस्ट करते हैं और उस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल शेप होती है, ट्राइगोनल, यानी सोडियम नाइट्रेट का क्रिस्टल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट का, दोनों ट्राइगोनल में होते हैं। इनका रेशो आपने, ये इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये याद रखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इनका रेशो देखें ज़रा, 1:1:3, 1:1:3। यानी अगर मैं इसका इससे रेशो बनाता हूँ तो इसका रेशो है, ये सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3, 1:1। ठीक है, इसका देखें 1:1:3, इसका भी वही आ रहा है 1:1:3। कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन 3, रेशो सेम आ रहा है। ये खाली ये नहीं कि कोई से दो का जिनका ये रेशो सेम होगा वो हो जाएगी, नहीं नहीं, इन दोनों की ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों सेम ज्योमेट्री में ट्राइगोनल है। ठीक है, एक मिसाल और देता हूँ आपको, जिंक सल्फेट और निकेल सल्फेट, इन दोनों का क्रिस्टल जो होता है उनको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है। ये सारी शेप्स आपके चैप्टर नंबर 2 में बनी हुई, देखना चाहे तो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में देख सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक होते हैं दोनों। इनका भी रेशो बना है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, रेशो बना 1:1:4। निकेल सल्फेट, निकेल 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, क्या रेशो बना? 1:1:। तो जो एमॉर्फस आइसोमॉर्फ्स होंगे उनका हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूले का रेशो कैसा होगा? सेम होगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोइंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आप YouTube वगैरह पे सर्च करके इसकी वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे आपको ओवरग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल्स की। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ, टाइम वैसे भी हमारा खत्म हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कल बात करेंगे और यहीं से कल अपना लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। और दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोइंग के बारे में इंशाल्लाह कल बताऊँगा। कल फिजिकल है, याद रखिएगा। कल आपने कोचिंग सेंटर में तशरीफ लाना है और अपनी ही टाइमिंग पे आना है, जो आपकी टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे आप पहले क्लास लेते थे 6 बजे तशरीफ लाना है और अपनी क्लास से कंडक्ट करनी है। कल कोई ऑनलाइन लेक्चर नहीं है,
कल फिजिकल आना है, डिस्कशन करेंगे, प्लस यहीं से कंटिन्यू भी कर लेंगे, ठीक है। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।